यह एलिस इन बॉर्डरलैंड को जिस तरीके की रिकॉग्नाइजेशन मिलनी जानी थी उस तरीके की रिकॉग्नाइजेशन अब जाकर मिल रही है, क्योंकि दोस्तों इसका सीजन 2 अभी अभी रिलीज हुआ है और दोस्तों इसकी जो कहानी है वो सीजन 1 के बाद से ही चालू होती है। तो मजबूरन दोस्तों अगर आपको सीजन 2 को समझना है तो आपको सीजन 1 देखना कंपलसरी है। अब वहीं दोस्तों इस सीरीज की मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो इस सीरीज को दोस्तों मैंने दोबारा देखा और सच में दोस्तों जब आप इन डिटेल्स को देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाने वाला है। ये चीजें दोस्तों हमारी आंखों के सामने ही थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी हम इन्हें नहीं देख पाए। तो आई थिंक यार दोस्तों इतना ओवरव्यू वीडियो का काफी होगा, तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं ज़ाज़ू वीडियो की शुरुआत। अब दोस्तों पहली डिटेल निकल कर आती है इस शो की शुरुआत से, जब दोस्तों यहाँ पर आरिसू एक गेम को खेलता है जो कि दोस्तों आने वाले समय में इस चीज को शो करता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। अब वहीं दोस्तों आरिसू जब इस गेम को खेलता है तो दोस्तों जरा आप ध्यान से देखिए स्क्रीन के लेफ्ट एंड को, वहाँ पर दोस्तों प्लेयर नेम के आगे लिखा हुआ है एलिस। अब वहीं दोस्तों आपको पहले भी पता होगा कि एलिस के कैरेक्टर का इस सीरीज से कोई भी मतलब नहीं है, तो दोस्तों ऐसा आपको गलत लगता है क्योंकि दोस्तों ये तो सीधा रेफरेंस है एलिस इन वंडरलैंड के कैरेक्टर से। अब दोस्तों आरिसू के मेन कैरेक्टर को ले लीजिए, मतलब कि दोस्तों अगर आरिसू को देखा जाए तो उसका जापानीज प्रोनाउंसिएशन होगा एलिस। अब वहीं दोस्तों उसागी के नाम को अगर जापानीज ट्रांसलेशन में देखा जाए तो वो होगा रैबिट। अब वहीं दोस्तों चिचिया का जो कैरेक्टर है, उसका जो लुक्स है, उसका जो एटीट्यूड है वो चिचायर कैट से इंस्पायर्ड है। अब वहीं दोस्तों इस कैरेक्टर को देखने के दौरान हमारे मन में ये भी कई बार सवाल आता है कि ये जो कैरेक्टर है वो बहुत हद तक दोस्तों एक बिल्ली की तरह है। वहीं यार दोस्तों आप उसकी एक चतुराई देख लीजिए या फिर उसकी एक समझदारी, और दोस्तों ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको एक चिचायर कैट के बारे में बता रहा हूँ वो सारे के सारे सिमिलर है चिचिया के कैरेक्टर से। अब वहीं दोस्तों मीरा को ट्रांसलेट किया जाए अगर जापानीज में तो उसका मतलब भी दोस्तों सिमिलर ही निकलेगा, द क्वीन ऑफ। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि शो के एंड में यही पूरे शो की क्वीन निकलती है, इसका ही सब कुछ करा धरा होता है। अब वहीं दोस्तों एक कैरेक्टर और था जिसका नाम था हैटर, और उसका मतलब भी दोस्तों यहाँ पर दी मैड हैटर ही कहलाएगा। अब वहीं दोस्तों इन्हीं कैरेक्टर्स के मीनिंग को ध्यान में रखते हुए कई लोग क्वीना के बारे में भी सोचते हैं। क्वीना दोस्तों एक कैटरपिलर की तरह है, और जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि कैटरपिलर मेटाफोर्सिस की प्रोसेस से एसोसिएटेड होती है, और जहाँ तक कि दोस्तों हमको भी पता है कि क्वीना एक ट्रांसजेंडर थी, और कैटरपिलर का दोस्तों कैरेक्टर होता है वो बहुत हद तक दोस्तों क्वीना के कैरेक्टर से भी मिलता है। अब दोस्तों क्वीना और कैटरपिलर में दोस्तों एक सिमिलरिटी और है कि दोनों दोस्तों यहाँ पर हुक्का को होल्ड कर रखते हैं अपने मुंह में, और दोस्तों आपने क्वीना को भी शुरू से देखा होगा कि वो अपने मुंह में एक फेक सिगरेट को होल्ड कर रखती है। और तो दोस्तों हमने बहुत बार क्वीना को यहाँ पर चमकीले कपड़े पहनते हुए भी देखा, कई सारे पैटर्न्स के कपड़े हुए पहनते हुए भी देखा, जो कि दोस्तों एलिस इन वंडरलैंड में कैटरपिलर का कैरेक्टर भी करता था। अब वही दोस्तों आन का मीनिंग भी होता है वो दी वाइट क्वीन, चौथा का मतलब होता है दी कारपेंटर, कारूबी का मतलब होता है कि वो हमेशा कारपेंटर के साथ रहेगा। वहीं निरागी के कैरेक्टर को यहाँ पर ब्राउन रैबिट से कंपेयर किया जाता है, और यहाँ पर दोस्तों अदर मिलिटेंट्स को यहाँ पर कार्ड सोल्जर्स के रूप में देखा जाता है। रेफरेंस नंबर 2 आरिसूस नॉलेज। अब शो की शुरुआत में दोस्तों हमको सिर्फ आरिसू की गेमिंग स्किल्स के बारे में नहीं बताया जाता, हमको दोस्तों उसके नॉलेज के बारे में भी बताया जाता है कि वो किस तरीके से स्पोर्ट्स कार या किसी कार्स की ज्योमेट्रीज के बारे में जानता है, जो कि दोस्तों उसको गेम खेलने में बहुत हद तक मदद भी करती है। अब वहीं दोस्तों जापानीज मांगा की बात मानी जाए तो उसमें दोस्तों कैरेक्टर्स की जो डिटेल होती है उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से लिखा जाता है, एक एक इवेंट को इतना ज्यादा सोच के लिखा जाता है कि भाई रीडर को मजा आ जाए। अब वहीं दोस्तों एलिस इन बॉर्डरलैंड की जो कहानी है वो मांगा से ही इंस्पायर्ड है, तो दोस्तों ऑन स्क्रीन जो डिटेल्स होती है उन पर ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एपिसोड 1 के दौरान दोस्तों हमको जो आरिसू के रूम में कई स्लो शॉट्स बताए जाते हैं, इसमें दोस्तों एक बहुत ही गहरी डिटेल ये भी होती है कि उसमें कार्स की ज्योमेट्रीज के बारे में बताया जाता है। और आरिसू की दोस्तों ये जो स्किल होती है वो पहले एपिसोड में पहले गेम में ही बहुत ज्यादा काम आती है। याद होगा दोस्तों जब आरिसू उस जगह की पूरी ज्योमेट्री को समझकर वहां से एग्जिट होने का प्लान ढूंढता है, वही दोस्तों शायद आपने इस डिटेल को पक्का मिस कर गए होंगे। क्या आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पर बॉर्डरलैंड में रोज 30 लोग आते हैं। एपिसोड 3 में दोस्तों आपको वो शीप एंड वॉल्फ वाला गेम तो याद ही होगा, जिसमें कि दोस्तों 3 शीप होते हैं और उसे भेड़िए से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और उसका मिशन होता है कि वो भेड़िए से बचे। अब दोस्तों जैसे ही ये लोग गेम में एंटर होने वाले होते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सारे प्लेयर्स की आईडीज लिखी आने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीनों दोस्तों के जो नंबर्स होते हैं उनकी जो आईडीज होती है वो कहीं ना कहीं दोस्तों सिमिलर होती है, क्योंकि दोस्तों ये तीनों के तीनों लोग साथ में ही आए हुए होते हैं बॉर्डरलैंड में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिबुकी के आईडी नंबर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर पूरा ट्विस्ट छुपा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों शिबुकी का आईडी नंबर है 1000
139। वहीं अगर दोस्तों आरिसू और शिबुकी के आईडी नंबर्स को भी कंपेयर किया जाए तो शायद दोस्तों आपको याद होगा कि यहाँ पर जब शिबुकी से पहली बार आरिसू मुलाकात करता है तो उससे वो पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए कितने दिन हुए हैं, और यहाँ पर शिबुकी ऐसा भी कुछ बताती है कि मुझे यहाँ पर आए हुए कुछ दिन हो चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों शिबुकी की जो आईडी थी वो पहले कभी रजिस्टर हो गई होगी, और जब दोस्तों वो इस गेम को खेलने गई तो उसने उस आईडी को पहचान लिया और उसी आईडी को प्रिंट कर दिया। वही दोस्तों एपिसोड 7 में उसागी दोस्तों जब बिंगो वाला गेम खेलती है हमको दोस्तों एक प्रॉपर लिस्ट दिखाई जाती है, एंड वी कैन प्रिज्यूम दैट कि 500 लोग दोस्तों उस समय उस गेम को खेल रहे थे। अब भैया दोस्तों आपको टैगर वाला गेम तो याद ही होगा, उस गेम को दोस्तों ज्यादा लोग सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही टैगर ने यहाँ पर सारे लोगों को मारना चालू किया तब से यहाँ पर दोस्तों सारे लोगों के होश उड़ गए, जिसको देखो दोस्तों वो अपनी जान बचाने में ही लगा हुआ था। फाइनली दोस्तों यहाँ पर जब टैगर को मार दिया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों उनकी कॉलर पे एक बैंड होता है, और दोस्तों ये जो बैंड होता है वो बहुत हद तक सिमिलर होता है जो कि हमको दोस्तों एपिसोड 3 में भी बताया जा चुका है, और एपिसोड 2 में दोस्तों हमको जो टैगर का नेक बैंड बताया जाता है यही दोस्तों सिमिलर नेक बैंड दोस्तों हमको एपिसोड 3 में भी बताया जाता है। वही दोस्तों शीप और वुल्फ वाले गेम के दौरान यही बैंड दोस्तों आखिरी में जब सारे लोग बच जाते हैं उनके गले में फट जाता है। तो दोस्तों सीजन 1 के एंडिंग के दौरान हमको दोस्तों ये भी पता चलता है कि यहाँ पर 2 प्रकार के रोल बॉर्डरलैंड में खेले जाते हैं, एक तो दोस्तों प्लेयर होता है, दूसरा होता है डीलर, और ये सारी बातें दोस्तों असाही के फोन से रिवील होती हैं आरिसू को। वही दोस्तों डीलर्स जो होते हैं वो गेम को सेट करने में मदद करते हैं, और कभी भी दोस्तों प्लेयर्स के बीच में इसलिए ही पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो प्लेयर को हरवा सके। एक्चुअल में दोस्तों उनका मिशन ही ये होता है प्लेयर्स को जीतने ना दे। वही दोस्तों शो के एंड में दोस्तों हम इन दोनों कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, ये प्राइवेट में कुछ बात कर रहे होते हैं और आरिसू जैसे ही इनको बुलाता है ये लोग वहां से भाग जाते हैं। वही दोस्तों क्या आपको पता है कि हाइड एंड सीक के गेम को बिना किसी की मौत के भी जीता जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, ये वही गेम है जिसमें कि आरिसू के दोनों दोस्तों की मौत हो चुकी थी। अब जैसे कि दोस्तों हम ऑलरेडी गेम को जानते हैं कि जितने भी शीप्स है वो मारे जाएंगे और जितने भी वुल्फ वहाँ पर है वो सारे के सारे सर्वाइव करेंगे। और दोस्तों ये सारी की सारी चीजें जो है वो टाइम लिमिट के अंडर होनी चाहिए, नहीं तो गेम में जितने भी शीप्स हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अब दोस्तों इन सब में टॉप की थ्योरी ये निकल कर आती है कि जब इस गेम की शुरुआत हुई थी तो हमको दोस्तों कई टूल्स प्रोवाइड किए गए थे ताकि हम हमारे कॉलर के बैंड को डिसमेंटल कर सके। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस में भले ही चाहे टाइम लगता लेकिन फिर भी इस चीज को सॉल्व किया जा सकता था। वहीं दोस्तों इसकी ऑल्टरनेटिव थ्योरी ये निकल कर आती है कि सारे प्लेयर्स को एक मिरराइट पोजीशन में जाना था और शायद लोग दोस्तों वहां पर अपने ही रिफ्लेक्शन को वो लोग देखते तो सारे लोग दोस्तों यहाँ पर वुल्फ बन जाते और इस गेम को दोस्तों आसानी जीता जा सकता था। लेकिन दोस्तों आप आपकी थ्योरी नीचे जाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। वहीं दोस्तों ये जो आखिरी डिटेल है ना ये आपके होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो आखिरी डिटेल थी ये हम सब लोगों की आंखों के सामने थी लेकिन इसके बाद भी हम नहीं देख पाए। लास्ट एपिसोड में दोस्तों हम टोक्यो सिटी पर कई सारे एयरशिप्स को फ्लोट होते हुए देखते हैं। अब दोस्तों इंटरेस्टिंगली दोस्तों इसी सीन में कई पोस्टर्स हमको दिखाए जाते हैं जो कि बिल्डिंग्स पर लगे हुए होते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कई पोस्टर्स होते हैं समर सेल्स के, और दोस्तों उसमें से एक पोस्टर होता है 2021 रिलीज। अब वहीं दोस्तों कई पॉसिबल थ्योरीज की बात माने तो दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि ये सीजन 2 की रिलीज डेट को शो करता है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीजन 2 की रिलीज डेट बिल्कुल भी नहीं है, ये दोस्तों एक्चुअल में मांगा की रिलीज डेट है। इसकी दोस्तों जो मांगा है वो सन 2021 में एंड हुई थी और यहाँ पर दोस्तों इसका जो फाइनल सेकंड सीजन है वो फरवरी 2021 में रिलीज किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों दिसंबर 2022 में एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2 रिलीज किया गया। तो हाँ यार दोस्तों मेरी तरफ से थी सारी की सारी डिटेल्स। बाकी दोस्तों मैंने जो आपको यहाँ पर डिटेल्स बताई इसमें से दोस्तों आपने कितनी डिटेल्स देख ली है नीचे जाके दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी दोस्तों आने वाला वीडियो सीजन 2 की डिटेल्स के ऊपर होने वाला है और दोस्तों अगर आपने कुछ डिटेल्स उस सीजन में देखी हुई है तो नीचे जाके दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हो जा रहे हो तो बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हो। सब्सक्राइब किया करो यार और वीडियो को लाइक भी किया करो। तो यार मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।